हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस सुडूप परिवार में। तो आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपनी एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2025 की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, जैसा कि इस टाइम आप और हम मिलकर जो एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2024 में पूरे 69 शिफ्ट में पेपर कंप्लीट हुए थे, तो एक एक शिफ्ट का काफ़ी अच्छी तरीके से हम लोग अपनी तैयारी लगातार सुबह 8 बजे कर रहे हैं। तो साथ ही हम पहुंच चुके हैं 8 अक्टूबर के शिफ्टों पर। इससे पहले साथ ही हम 30 सितंबर का तीनों शिफ्टों का क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर लिए हैं और 1 अक्टूबर का 2 शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर को हल कर लिया है और उसके बाद साथ ही 7 अक्टूबर के तीनों शिफ्टों का पेपर कंप्लीट हो चुका है। तो आज साथ ही हम लोग 8 अक्टूबर के तीनों शिफ्टों का क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। तो इसमें हम लोग साथ ही 55 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और आप सभी का टारगेट 55 क्वेश्चन में से केवल 35 क्वेश्चन ठीक करने का होगा, क्योंकि मेरे दोस्त जो 8 अक्टूबर 2024 में एमटीएस और हवलदार के पेपर हुए थे ना, उसमें मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन आए थे हर तीनों शिफ्टों में। तो आप सभी से कितना सही होगा, ये ट्राई करिएगा कि आप कम से कम 55 क्वेश्चन तो पूरे अटेम्प्ट करिएगा और केवल 35 क्वेश्चन ठीक करिएगा। यदि साथ ही आप सभी से 55 क्वेश्चन में से मान के चलिए 35 क्वेश्चन ठीक होता है, तो समझिए आप सभी की तैयारी ना वो बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। बस आपको डेली क्लास लेनी है। आप जानते हैं साथ ही, यदि आप एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2025 के लिए लगभग 3 से 4 साल का पेपर हल कर लेते हैं, तो मान के चलिए आप सभी का जो 40 से 50% सवाल रहेगा बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन मिलेंगे। तो इससे पहले साथ ही हम 2022 और 2023 के क्वेश्चन पेपर को काफी अच्छी तरीके से हल कर लिए हैं। अब बारी है साथ ही 2024 का, क्योंकि यहीं से सारे क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं। तो डेली क्लास आती है सुबह 8 बजे, एक दोपहर में 12:35 पे, और इस टाइम से आती है दोपहर में जो 12:35 पे क्लास चले वो एनटीपीसी क्लास चले, क्योंकि मेरे दोस्त जानते हैं कि 5 दिन बाद आपका एनटीपीसी का एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। आज 2 अगस्त हो चुका है, 7 तारीख से उनका भी पेपर स्टार्ट चल रहा है, तो उनके लिए कुछ करना बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। ओके, तो आप भी साथ दीजिएगा मेरे दोस्त, अपनी तैयारी भी रखिएगा और उनका भी साथ देना है। हमें सबको साथ लेकर चलना रहता है। ओके मेरे दोस्त, हम आपको साथ बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, साथी लगातार क्लास देंगे, उनका भी हमें साथ देना है। तो बस आप साथी अपनी तैयारी लगातार रखिए। ओके, और एक शाम में 6:35 पे क्लास आती है। तो चलिए दोस्त, इस क्लास को काफ़ी अच्छी तरीके से हम लोग हल करते हैं। तो लास्ट में अपना स्कोर करिएगा ईमानदारी के साथ कि आप सभी का आज इन 55 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा, क्योंकि मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे गए थे भाई। देखिए, पहला प्रश्न, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि प्रत्येक मंत्री और भारत के महान्यायवादी को संसद के किसी भी सदन में बोलने और उसकी कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार होगा? बताइए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख है कि प्रत्येक मंत्री और भारत के महान्यायवादी को संसद के किसी भी सदन में बोलने और उसकी कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार होगा? तो अनुच्छेद 88 में होगा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 2 को। निम्नलिखित में से किसने संस्कृत महाकाव्य गीत गोविंद की रचना की है? बताइए, संस्कृत महाकाव्य गीत गोविंद की रचना किसने की है? तो याद रखिएगा जयदेव ने की है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 3 को। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग का अपना स्वयं का डीएनए होता है और वह अपने कार्यों के लिए प्रोटीन का संश्लेषण कर सकता है? बताइए साथी, किस कोशिकांग का अपना स्वयं का डीएनए होता है और वह अपने कार्यों के लिए प्रोटीन का संश्लेषण कर सकता है? तो याद रखिए साथी, क्लोरोप्लास्ट में, यानी हरित लवक का। डी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 4 को। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? बताइए, एक ही शिफ्ट में 2 सवाल अनुच्छेद के पूछे गए थे। 8 अक्टूबर के पहला शिफ्ट का सवाल चल रहा है। तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? बताइए। तो मेरे दोस्त याद रखिए, अनुच्छेद 46 के अंतर्गत आता है ये। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 5 को। निम्नलिखित में से किस वर्ष में जनगणना अधिनियम बनाया गया और पूरे भारत में लागू किया गया था? बताइए दोस्त, किस वर्ष में जनगणना अधिनियम बनाया गया और पूरे भारत में लागू किया गया था?
तो याद रखिएगा 1948 में। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 6 को। हिंदी उपन्यास तमस किस लेखक ने लिखा है, बताइए। हिंदी उपन्यास तमस किस लेखक ने लिखा है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा भीष्म साहनी ने लिखा है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 7 को। निम्नलिखित में से कौन भारत के पहले क्रिकेट टीम के कप्तान थे, बताइए। भारत के पहले क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो याद रखिएगा सीके नायडू थे। ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 8 को। हिमालय की कंचनजंगा चोटी की ऊंचाई कितने मीटर है, बताइए दोस्त। हिमालय की जो कंचनजंगा चोटी है इसकी ऊंचाई मीटर में कितने हैं? तो भाई याद रखिएगा 8,598 मीटर है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 9 को। निम्नलिखित में से कौन भरतनाट्यम का प्रसिद्ध उन्नायक हैं या थे भाई? भरतनाट्यम का प्रसिद्ध उन्नायक कौन थे? तो दोस्त याद रखिएगा रुक्मणी देवी अरुंडेल हैं। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 10 को। दक्षिण भारत के किस समाज सुधारक ने आत्मसम्मान आंदोलन की स्थापना की थी, बताइए। दक्षिण भारत के किस समाज सुधारक ने आत्मसम्मान आंदोलन की स्थापना की थी? तो ईबी रामास्वामी नायकर ने की थी। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 11 को। कर्नाटक संगीत पितामह के रूप में किसे सम्मानित किया गया है, बताइए साथी। कर्नाटक संगीत पितामह के रूप में किसे सम्मानित किया गया है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा पुरंदर दास को किया गया है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 12 को। एक तारीख एक घंटा एक साथ अभियान किस अवसर से संबंधित है, बताइए साथी। एक तारीख एक घंटा एक साथ ये अभियान किस अवसर से संबंधित है? तो साथी याद रखिएगा गांधी जयंती अभियान से ये संबंधित है। ऑप्शन यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो साथी उम्मीद करूंगा आपको हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे और आप डेली क्लास लेंगे। साथी मेरे दोस्त आप लोग नोटिफिकेशन प्लीज़ ऑन कर लीजिए भाई, क्योंकि आप सभी के पास यदि नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाएगी तो आप तैयारी नहीं कर पाएंगे। जो साथी हम आपको क्लास में क्वेश्चन देंगे बस इसे डेली पढ़ते रहिए। मेरा आपसे वादा है साथी, आप एग्जाम में बैठेगा उसके बाद अपना फीडबैक आकर हमें दीजिएगा, लेकिन बस आप डेली क्लास ले लीजिएगा मेरे दोस्त। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। आप सभी साथियों से रिक्वेस्ट है जितने स्टूडेंट एसएससी एग्जाम 2025 की तैयारी करें, खासकर एमटीएस और हवलदार की। ओके साथी रिक्वेस्ट है मेरे दोस्त नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा आप लोग। ओके सिंगल क्वेश्चन बाहर नहीं जाने देंगे, ये तो मेरा आपसे वादा है। आज 2 अगस्त है, इस डेट को याद रखिएगा भाई। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण अकादमी का नाम किसके नाम पर रखा गया है, बताइए साथी। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण अकादमी का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम पर रखा गया है। ऑप्शन ए यहाँ सबका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 14 को। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हिंदू आबादी का प्रतिशत सबसे अधिक है? जनगणना से एक सवाल आपके पेपर में कन्फर्म आएगा, बताइए। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में हिंदू आबादी का प्रतिशत सबसे अधिक रहा था? तो भाई याद रखिए हिमाचल प्रदेश में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 15 को। सांची के महान स्तूप में कंपास के दिग बिंदु यानी कार्डिनल पॉइंट पर कितने प्रवेश द्वार हैं जिन्हें तोरण के नाम से जाना जाता है, बताइए साथी। सांची के महान स्तूप में कंपास में दिग्ध बिंदुओं कार्डिनल पॉइंट पर कितने प्रवेश द्वार हैं जिन्हें तोरण के नाम से जाना जाता है? तो मेरे दोस्त याद रखिए 4 प्रवेश द्वार हैं। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 16 को। भरतनाट्यम गुरु किसको 2023 में भारतीय ललित कला अकादमी सैन डियोगो से नृत्य सेवा रत्न पुरस्कार मिला, बताइए। भरतनाट्यम गुरु किसको 2023 में भारतीय ललित कला अकादमी सैन डिएगो से नृत्य सेवा रत्न पुरस्कार मिला था? तो याद रखिएगा आप लोग हेमा राजगोपालन को मिला था। ऑप्शन सी का आएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 17 को।
मौर्योत्तर काल में उत्तर पश्चिम भारत के प्रथम विदेशी शासक कौन थे? बताइए साथी, मौर्योत्तर काल में उत्तर पश्चिम भारत के प्रथम विदेशी शासक कौन थे? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, बैक्टीरियन यूनानी थे। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 18 को। निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी की जयंती पर स्वच्छ भारत मिशन आरंभ किया गया था? बताइए, किस स्वतंत्रता सेनानी की जयंती पर स्वच्छ भारत मिशन आरंभ किया गया था? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, महात्मा गांधी की जयंती पर। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 19 को। आक्रामक मौद्रिक नीति के रुख यानी हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी स्टैंस के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो दरों पर सामान्य उपचार क्या है? बताइए साथी, जो आक्रामक मौद्रिक नीति के रुख में मामले में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो दरों पर सामान्य उपचार क्या है? तो याद रखिएगा, बढ़ाई जाती है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 20 को हल करिए। गुब्बारे में सिरका और बेकिंग सोडा मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? बताइए, गुब्बारे में सिरका यानी विनेगर और बेकिंग सोडा मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो याद रखिए CO2 गैस निकलती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 21 को। साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत उपन्यास जिंदगी नामा किसके द्वारा लिखा गया था? बताइए, जिंदगी नामा ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो मेरे दोस्त याद रखिए, कृष्णा सोबती के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 22 को। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सेवारत न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितने वर्ष की है? बताइए, जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में सेवारत हैं न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितने वर्ष तक चलती है? तो 65 वर्ष तक चलती है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 23 को। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार 2022-23 में भारत का कौन सा राज्य गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो आप जानते हैं साथी, गन्ने के उत्पादक के मामले में जो भारत का नंबर 1 राज्य है वो कौन है? यूपी है। यूपी 65 है मेरे दोस्त। उत्तर प्रदेश ऑप्शन है आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 24 का क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में हिंदू विधवा पुनर्विवाह को कानूनी घोषित किया गया था? बताइए साथी, किस वर्ष भारत में हिंदू विधवा पुनर्विवाह को कानूनी घोषित किया गया था? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा 1856 में। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 25 को। ऋग्वेद किसका सबसे पहला नमूना है? बताइए दोस्त, ऋग्वेद किस भाषा का सबसे पहला नमूना है? तो भाई याद रखिएगा, इंडो यूरोपीय भाषा का सबसे पहला नमूना है ऋग्वेद। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 26 को। तमिलनाडु का चिथिराई उत्सव निम्नलिखित में से किस देवी को समर्पित है? देखिए, जो चिथिराई उत्सव है ये आपका तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। तो किस देवी को समर्पित है यह उत्सव चिथिराई? तो साथ ही याद रखिएगा, मीनाक्षी जी को समर्पित है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 27 को। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? बताइए साथी, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो साथी याद रखिएगा 2013 में किया गया था। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 28 को। गैब्रो किस प्रकार के शैलों का एक उदाहरण है? बताइए साथी, गैब्रो किस प्रकार के शैलों का एक एग्जाम्पल है? तो ये आग्नेय शैल का एक एग्जाम्पल है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 29 क्या बनेगा? बिल्कुल राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी चोटी हिमालय पर्वतों में स्थित नहीं है? बताइए साथी, इनमें से कौन सी चोटी हिमालय पर्वतों में स्थित नहीं है? तो ध्यान देंगे आप लोग, देखिए कॉमेट तो स्थित है, अन्नपूर्णा भी स्थित है और नंदा देवी भी स्थित है, लेकिन साथ ही काल सुबई नहीं स्थित है हिमालय पर्वतों में। तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 30 को। भारत में हॉकी में अपना पहला
ओलंपिक स्वर्ण निम्नलिखित में से किस वर्ष में जीता था? ये इंपॉर्टेंट सवाल है भाई एग्जाम के लिए। बताइए, भारत में हॉकी में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण किस वर्ष में जीता था? बताइए दोस्त, इस सवाल का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1928 में जीता था मेरे दोस्त। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 31 को। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा स्थल की खुदाई से महान स्नानागार के अवशेष मिले हैं? बताइए, किस हड़प्पा स्थल की खुदाई से महान स्नानागार के अवशेष मिले हैं? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, मोहनजोदड़ो। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। मोहनजोदड़ो की जब खुदाई हुई थी तो विशाल स्नानागार के अवशेष मिले थे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 32 को। पुरुष कबड्डी कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? बताइए साथी, पुरुष कबड्डी कोर्ट की लंबाई कितने मीटर होती है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा 13 मीटर होती है। ऑप्शन ए यहाँ सबका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 33 को। इनमें से कौन वेदों को सभी ज्ञान का स्रोत मानता था और वेदों की ओर वापस जाओ के नारा के लिए जाना जाता था? तो बताइए साथी, वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? अच्छा सवाल है, लेकिन थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आप सभी सवाल पूछा था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी, जो वेदों की ओर वापस जाओ का नारा दिया था। ऑप्शन ए यहाँ सबका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 34 को। प्रभुत्व के लिए प्रसिद्ध त्रिपक्षीय संघर्ष निम्नलिखित में से किन शक्तियों के बीच हुआ था? बताइए, प्रभुत्व के लिए प्रसिद्ध त्रिपक्षीय संघर्ष किन शक्तियों के बीच हुआ था? तो मेरे दोस्त याद रखिए, गुज्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल के बीच में हुआ था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 35 को। अन्नपूर्णा देवी का संबंध निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र से है? भाई देखिए, आपके लिए जो नृत्य का टॉपिक है और एक वाद्य यंत्र का टॉपिक है और एक घराना का टॉपिक है। मान के चलिए आपके पेपर में 4 से 5 सवाल पूछे जाएंगे यहीं से। ओके, जैसे कि अन्नपूर्णा देवी का संबंध किस संगीत वाद्य यंत्र से है? तो भाई ये सूरबहार से संबंधित है। ऑप्शन ए यहाँ सबका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 36 को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में निम्नलिखित में से किस अधिकार का उल्लेख है? बताइए दोस्त, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में किसका उल्लेख हुआ है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये किस अनुच्छेद में बता सकते हैं? तो अनुच्छेद 25 से लेकर 28 के बीच में है। समानता का अधिकार, कानून की समक्ष समानता, ये तो अनुच्छेद 14 में है। स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा, यही तो साथी अनुच्छेद आपका 21 में संबंधित है। यानी सवाल का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। शोषण के विरुद्ध अधिकार, मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक। जैसे साथी हम बात करेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 24 में है। मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक, ये किस अनुच्छेद में? तो 23 में है। ओके दोस्तों, इस सवाल का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 37 को। प्रेरणा श्रीमाली को कथक नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए निम्नलिखित में से किस वर्ष संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला? मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न बनेंगे आने वाले शिफ्टों के लिए। बताइए दोस्त, प्रेरणा श्रीमाली को कथक नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए किस वर्ष संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा 2009 में मिला था। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 38 को। इनमें से किसे भारत में कई शास्त्रीय नृत्य प्रदर्शनों से पहले नटराज के रूप में पूजा जाता है? बताइए, किसे भारत में कई शास्त्रीय नृत्य प्रदर्शनों से पहले नटराज के रूप में पूजा जाता है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा शिव भगवान जी का। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 39 को। भारत में सूक्ष्म वित्त के संदर्भ में SHG-BLP की अवधारणा का प्रयोग किया जाता है। SHG-BLP में L का क्या तात्पर्य है? बताइए साथी, SHG-BLP में L का मतलब क्या होता है? लिंक, लैंड, लैंडिंग या लिंकेज? तो साथी याद रखिए लिंकेज होता है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 40 को। डैश भारत सरकार द्वारा 2020 में देश तथा देश के नागरिकों को हर तरह से स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू किया गया था। बताइए, किस मिशन द्वारा भारत सरकार द्वारा 2020 में देश तथा देश के नागरिकों को हर तरह से स्वतंत्र और आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू किया गया था?
तो मेरे दोस्त याद रखिए आत्मनिर्भर भारत मिशन के द्वारा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 41 को। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध नृत्य नागदा उत्सव में किया जाता है और नागालैंड की जनजातियों द्वारा किया जाता है? बताइए साथी, कौन सा युद्ध है नृत्य नागदा उत्सव में किया जाता है और नागालैंड की जनजातियों द्वारा किया जाता है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा आप लोग, ये आपका रेंगमा किया जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 42 को। उत्तर प्रदेश के पिपरहवा में स्तूप के निर्माण में मुख्यतः किस सामग्री का प्रयोग किया गया था? सोचिए साथी, ऐसे ऐसे सवाल पूछे गए थे भाई। उत्तर प्रदेश की पिपरहवा में स्तूप के निर्माण में मुख्यतः किस सामग्री के का प्रयोग किया गया था? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा ईंट का प्रयोग किया गया था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 43 को। द नेम से अनकस्टम्ड अर्थ और द लोलैंड निम्नलिखित लेखकों में से किसके द्वारा लिखा गया उपन्यास है? यदि आपको इन तीनों में से केवल एक मालूम होगा तो भी आप इस सवाल का राइट आंसर दे सकते हैं, चाहे द नेम से, क्योंकि द नेम से तो फेमस है भाई झुम्पा लाहिड़ी की। चाहे आपको अनकस्टम्ड अर्थ ना मालूम हो, चाहे साथ ही द लोलैंड मालूम हो, बस आपको द नेम से मालूम होना चाहिए तो आप आराम से राइट आंसर दे सकते हैं, झुम्पा लाहिड़ी की है। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 44 को। भारत में राष्ट्रीय एकता परिषद दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय एकता परिषद दिवस कब मनाया जाता है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा 31 अक्टूबर को। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 45 को। निम्नलिखित में से किसने विद्रोहियों का सफाया कर विस्तार के स्थान पर समेकन की नीति अपनाई? बताइए, किसने विद्रोहियों का सफाया कर विस्तार के स्थान पर समेकन की नीति अपनाई थी? तो मेरे दोस्त याद रखिए गयासुद्दीन बलबन ने ऐसा काम किया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 46 को। कुख्यात जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए निम्नलिखित में किस आयोग का गठन किया गया था? आप जानते हैं कि कुख्यात जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था, जो कि साथी पंजाब के अमृतसर में हुआ था। इसमें साथी आप बता सकते हैं कि नाइटहुड की उपाधि किसने त्याग दी थी? कमेंट करके बताइए आप लोग। पहला ऑप्शन लीजिए साथी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, या साथी ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर जी। चलिए कमेंट करके बताइए ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन बी होगा। तो साथी जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो आप जानते साथी हंटर आयोग का। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 47 को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत निम्नलिखित में से किस प्रकार के आपातकाल की घोषणा की जाती है? बताइए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के तहत किस प्रकार के आपातकाल की घोषणा की जाती है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा वित्तीय आपातकाल की। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 48 क्या बनेगा, बिल्कुल राइट आंसर। संगे मिल ले मुलाकात ये किस प्रसिद्ध संगीतकार की डॉक्यूमेंट्री है? भाई सवाल देखिए, संगे मिल ले मुलाकात किस प्रसिद्ध संगीतकार की डॉक्यूमेंट्री है? तो बिस्मिल्लाह खान की है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 49 क्या बनेगा राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में लौह युग से संबंधित नहीं है? बताइए साथी, कौन सा विकल्प है भारत में लौह युग से संबंधित नहीं है? जैसे चित्रित धूसर भांड, ये साथी लौह युग से संबंधित है। उत्तरी काली पॉलिश वाले भांड, ये भी है, प्रगलन भी है। लेकिन जो मेरे दोस्त मेहरौली का लौह स्तंभ है, ये लौह युग से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन है हम लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 50 को। भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति निम्नलिखित में से किस वर्ष जारी की गई थी? बताइए, भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति किस वर्ष जारी की गई थी? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा 2000 में जारी की गई थी। ऑप्शन ए यहां सबका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 51 को। प्रो कबड्डी लीग का कौन सा संस्करण दिसंबर 2023 में शुरू किया गया था? बताइए, प्रो कबड्डी लीग का कौन सा संस्करण दिसंबर 2023 में स्टार्ट किया गया था? तो साथ ही याद रखिएगा 10वां संस्करण। बी ऑप्शन 10वां बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 52 को। काल बैसाखी निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? काल बैसाखी किस राज्य से संबंधित है? तो ये वेस्ट बंगाल से यानी पश्चिम बंगाल से। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 53 को। मल्लिका साराभाई को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 2010 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? बताइए, मल्लिका साराभाई को किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 2010 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो नृत्य के लिए। ऑप्शन ए यहाँ सबका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 54 को। भारतीय संविधान ने समवर्ती सूची की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से ली है? बताइए साथी, भारतीय संविधान ने समवर्ती सूची की अवधारणा किस देश से ली है? तो भाई याद रखिए ऑस्ट्रेलिया देश से ली है समवर्ती सूची। ओके, ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए मेरे दोस्त लास्ट क्वेश्चन बताएंगे आज की इस क्लास का 55 नंबर। जंतु जगत में निम्नलिखित में किस संघ में खंड युक्त शरीर यानी सेगमेंटेड बॉडी वाले जंतु शामिल हैं? बताइए साथी, जंतु जगत में किस संघ में खंडयुक्त शरीर यानी सेगमेंटेड बॉडी वाले जंतु शामिल हैं? तो एनिलिडा में मेरे दोस्त, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथी फाइनली 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब बताइए साथी कि आप सभी का इन 55 क्वेश्चन में से कितना स्कोर रहा? ईमानदारी के साथ बताएंगे कि आप सभी का टोटल 55 क्वेश्चन 8 अक्टूबर के ओरिजिनल क्वेश्चन में से आप सभी का कितना स्कोर रहा। उम्मीद करूँ दोस्त आपको हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे और आपने पूरी तरह से अपनी तैयारी अच्छी तरीके से करेंगे, अच्छे क्वेश्चन तैयार किए होंगे और इनका 55 क्वेश्चन आपने अच्छी तरीके से क्वेश्चन का आंसर याद कर लिया होगा मेरे दोस्त। एक भी अगर हम आप सभी से कहीं से क्वेश्चन पूछ देंगे तो आप ऐसी तैयारी रखिएगा आप तुरंत बता दें। अभी तुरंत पूछेंगे तो क्या आप बता सकते हैं? बताइए साथी, द नेमसेक पुस्तक के लेखक कौन है? कमेंट करके बताइए। जस्ट अभी हमने आपसे पूछा था द नेमसेक पुस्तक के लेखक कौन है? द लोलैंड लेखक के भी लेखक यही है साथी, जो द नेमसेक के लेखक। कमेंट करके बताइए। तो चलिए दोस्त इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करूंगा आपको ये सेशन बहुत हेल्पफुल लगा होगा और आपने सारे 55 क्वेश्चन अच्छी तरीके से याद कर लिया होगा। अब साथी आप अपनी तैयारी में लग चुके होंगे क्योंकि आज 2 अगस्त हो चुका है, 1 अगस्त भी बीत चुका है। समय कितना जल्दी निकल रहा है आप सभी को ये मालूम नहीं होगा। आप एक दिन साथी एग्जाम कंप्यूटर के सामने बैठे होंगे तब यही बात सोच रहे होंगे काश हम पढ़ लिया होता। ओके, तो अच्छी तरीके से मेहनत करिए, ऐसा मेहनत करिए कि एक सीट आपके लिए हो मेरे दोस्त। यदि मेहनत नहीं करें अच्छे से तो आप कोई दूसरा काम करिए क्योंकि समय हमारे पास इस दुनिया में नहीं है। ओके, इसलिए हम टाइम वेस्ट अपना नहीं करेंगे। जो भी कुछ हम काम करेंगे तो अपना मेहनत से करेंगे, अच्छे से करेंगे, फोकस के साथ करेंगे, टाइम वेस्टिंग के लिए। ऐसे नहीं कि चलो कर लेते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, तो चलिए इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते। मिलते साथ ही दोपहर में 12:35 पे एक और क्लास के साथ। सभी को जय हिंद, जय भारत। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। धन्यवाद।